जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज की कहानी एक शहीद की। क्रांतिकारी किस तरह से शहीद होते थे और फिर उपेक्षित, अनजान, जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया, बहुत कम कहा गया, जिनके बारे में जानने की लोगों की रुचि नहीं रही। और उससे भी दर्दनाक ये कि कई बार ऐसी शहादत होती थी कि सामने शहीद साथी है और उस शहीद साथी के शव को छू नहीं सकते थे, मृत जिस्म का अंतिम संस्कार नहीं सही तरीके से कर सकते थे। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। आज ऐसे ही एक शहीद की कहानी। उनका शव पुलिस की गोलियों से क्षत विक्षत शव पड़ा हुआ था जमीन पर। चंद्रशेखर आजाद, HSRA के सेनापति और भी दूसरे कई क्रांतिकारी देख रहे थे और उस शव को देखते हुए गुजर रहे थे, यह जानते हुए भी कि ये शव, ये जो लाश है, मेरे किसी शहीद साथी की है। वे कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये कहानी है 1 दिसंबर 1930 की। एकदम भोर की ये बात है। 1 दिसंबर 1930 में वो एकदम सुबह का समय था। कानपुर में HSRA का हेडक्वार्टर उन दिनों चल रहा था। भगत सिंह वगैरह सब मन है। ध्यान रखिए तारीख का, 1 दिसंबर 1930 की ये तारीख है। लाहौर षड्यंत्र केस में सजा वगैरह सुनाई जा चुकी है और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर में हैं क्रांतिकारी अभी अधिकतर लोग। और उन्हीं दिनों गिरफ्तार हो चुका था कैलाशपति दिल्ली से। वो गिरफ्तार होते ही उसने बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी दे दी थी, तो पुलिस हर जगह छापेमारी कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ योजना बनाई कानपुर में कि चल करके थोड़ा सा निशानेबाजी का अभ्यास किया जाए, और इसके लिए उन्होंने एक जगह तय किया कि वहां पर हम लोग चलेंगे। और उससे पहले एक जगह और थी जहां हम लोग मिलेंगे। शालिग्राम शुक्ल रहने वाले थे कानपुर के ही, लेकिन उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। क्रांतिकारी अपने घरों में नहीं रह रहे थे। गंगा के किनारे नवाबगंज में एक मकान किराए पर लेकर के शालिग्राम शुक्ल और सुरेंद्र पांडे, ये दोनों रह रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों को, जिनमें से ये शालिग्राम शुक्ल, सुरेंद्र पांडे, विश्वनाथ वैशंपायन वगैरह शामिल थे, इन सबको कह रखा था कि करजन पार्क के पास पहुंचना है। करजन पार्क का नाम अब कौशिक पार्क है। कानपुर में वो जो जगह है, करजन पार्क के पास सब लोग इकट्ठा होंगे और वहां से फिर कानपुर में एक जगह है जजमऊ के पास, जहां गंदे नालों का पानी गिरता है, वहां निशानेबाजी का अभ्यास करेंगे। और भोर में एकदम सबको निकलना है, करीब 5 बजे के आसपास। 1 दिसंबर की बात है ये। तो उस समय 5 बजे दिन नहीं निकलता है, बहुत कम रोशनी होती है, या कह लीजिए कि रोशनी अभी निकलने वाली होती है, रोशनी होती नहीं है। तो नवाबगंज में रह रहे थे सुरेंद्र पांडे और शालिग्राम शुक्ल, ये दोनों वहां से निकलते हैं, जा रहे हैं जहां इन्हें जाना है। और होता यह है कि उस रास्ते में सड़क पर बहुत सारे गड्ढे थे, और एक गड्ढे में इनकी साइकिल इस तरह से जाकर के अगला चक्का झटके के साथ जाता है कि साइकिल की रिम, मतलब साइकिल का अगला चक्का कह लीजिए, टेढ़ा हो जाता है, कुछ स्पॉक वगैरह उसके टूट जाते हैं। तो अब उस साइकिल पर ये लोग चढ़ करके नहीं चल सकते थे। बगल में DAV कॉलेज का हॉस्टल था। तो ये बात की गई, दोनों ने तय किया कि ऐसा करते हैं कि इस साइकिल को ले जा करके, और हॉस्टल में क्रांतिकारी दल से ही जुड़े हुए एक छात्र रहते थे, अश्विनी कुमार, उनको ये साइकिल बनवाने के लिए दे दी जाए और उनकी साइकिल लेकर के हम लोग आते हैं। इसलिए कि हो सकता है कि अभी तो हम लोग ठीक है कि करजन पार्क चले जाएंगे, लेकिन बाद में वहां से फिर दूसरी जगह भी जाना है, या हो सकता है तीसरी जगह भी जाना पड़े। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग बढ़िया एक साइकिल ले लेते हैं। तो साइकिल बदलने को लेकर के शालिग्राम शुक्ल चले जाते हैं हॉस्टल में। हॉस्टल में जैसे ही पहुंचते हैं, उनके चेहरे पर टॉर्च की तेज रोशनी पड़ती है
दरअसल हॉस्टल में पुलिस तलाशी ले रही थी। क्रांतिकारियों ने यह सोचा ही नहीं था कि इतनी सुबह में, इतनी भोर में वहां पर पुलिस पहुंच सकती है। और जिसने वो टॉर्च जलाई थी शालिग्राम के चेहरे पर कि कौन आदमी आ रहा है, वो उन्हें पहचानता था। टॉर्च जलाने वाला था सीआईडी का इंस्पेक्टर शंभुनाथ। शंभुनाथ के नाम का जिक्र आप लोगों ने वीरभद्र तिवारी और चंद्रशेखर आजाद के किस्सों में कई बार सुना होगा। वही सीआईडी का इंस्पेक्टर शंभुनाथ था और वो शालिग्राम शुक्ल को पहचानता था। जैसे ही उसने देखा कि यह शालिग्राम शुक्ल है तो वो तुरंत पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि पकड़ो। समझ जाते हैं ये शालिग्राम शुक्ल की अब फंस गए हैं। साइकिल उनकी खराब है, भाग नहीं सकते हैं साइकिल से, पैदल भाग सकते थे तो उन्होंने जरूर कोशिश की होगी, लेकिन कई सारे पुलिस वाले थे। ऐसी स्थिति में शालिग्राम शुक्ल गोली चलाना शुरू कर देते हैं और साथ ही चिल्लाते हैं बी अवेयर, बी अवेयर, अपने साथी को सावधान करने के लिए कि सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। और पुलिस पार्टी की तरफ से, शालिग्राम शुक्ल की तरफ से, दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। दस्तावेज बताते हैं कि इस गोलीबारी में एसपी हंट घायल हुआ, एक हेड कांस्टेबल था वो घायल हुआ और एक कांस्टेबल था प्रेम बल्लभ जिसका नाम था वो जख्मी हुआ। कहा जाता है कि प्रेम बल्लभ की मौत उसी दिन हो गई थी हॉस्पिटल में इलाज करने के दौरान। जब ये गोलीबारी हो रही थी उसी जगह पर ऑक्सिलरी फोर्स का भी एक दफ्तर था जिसमें अंग्रेज सिपाही वहां पर मौजूद थे और उन लोगों ने देखी ये गोलीबारी तो वहां ड्यूटी कर रहे एक गोरे सिपाही ने पीछे से गोली चला दी जो शालिग्राम शुक्ल को गोली लगी और वे वहीं पर गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। गोली चलने की आवाज और बी अवेयर की आवाज जब सुनते हैं सुरेंद्र पांडे तो समझ जाते हैं कि मुठभेड़ हो गई है और वो वहां से तेजी से निकल भागते हैं। ये गोलीबारी हुई, शालिग्राम शुक्ल शहीद हुए। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक कमरे में चंद्रशेखर आजाद और विश्वनाथ वैशंपायन थे। उन लोगों ने भी गोलियों की चलने की आवाज सुनी। उन्हें ये एहसास हो गया कि कुछ अनहोनी हो चुकी है और तुरंत कुछ किया नहीं जा सकता था, वहां जा भी नहीं सकते थे। चंद्रशेखर आजाद ऐसे ही मोस्ट वांटेड थे, विश्वनाथ वैशंपायन भी क्रांतिकारी थे, सबके पीछे पुलिस लगी हुई थी, कैलाशपति सबके बारे में सूचना लगातार दे रहा था। तो थोड़ी देर उन लोगों ने इंतजार किया। थोड़ी देर में सूरज की किरणें निकलने लगी, थोड़ा सवेरा हुआ तो मजदूर काम पर आने जाने वाले लोग चलने लगे और उन्हीं मजदूरों के साथ चंद्रशेखर आजाद भी वहां पहुंचते हैं। शालिग्राम शुक्ल का शव सड़क पर पड़ा हुआ था, भीड़ जुटी हुई थी, पुलिस वालों का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने शहीद साथी को देखा, उस पड़े हुए शव को देखा, लेकिन देखने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते थे। मौन श्रद्धांजलि दी और वहां से चले गए। अब एक इसमें बड़ा सा सवाल ये उठा था कि पुलिस को कैसे पता चला कि कोई व्यक्ति आने वाला है, कोई क्रांतिकारी आने वाला है हॉस्टल में। इसके बारे में काफी दिनों तक खोजबीन होती रही कि आखिर पुलिस वहां क्या कर रही थी। और इन लोगों का भी अगर ये तो बदनसीबी है कि वो साइकिल का अगला चक्का वो टेढ़ा हो गया, नहीं तो ये भी नहीं जाते, शालिग्राम शुक्ल वहां जाते नहीं। तो आखिर पुलिस वहां कैसे इंतजार कर रही थी, पुलिस वहां क्या कर रही थी, इसका राज बाद में खुला। दरअसल एक क्रांतिकारी थे गजानन सदाशिव पोतदार और वो पहले रहते थे यहीं हॉस्टल में ही। कैलाशपति को यह बात मालूम थी और उसी ने पुलिस को कहा था कि पोतदार को अगर गिरफ्तार करना है तो वहां डीएवी के हॉस्टल में छापेमारी कीजिए। लेकिन तब तक पोतदार उस जगह को छोड़ चुके थे, वो हॉस्टल छोड़ चुके थे और कहीं और जाकर के रहने लगे थे, काम कुछ करने लगे थे। ये बात कैलाशपति को नहीं मालूम थी कि पोतदार अब वहां नहीं रहते हैं और पोतदार के ही तलाश में पुलिस ने वहां छापेमारी की थी। पोतदार वहां नहीं मिले और संयोग, एक गजब का संयोग कि साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया। इसके चक्कर में शालिग्राम शुक्ल पुलिस के हाथ आ गए, या कहिए कि पुलिस के घेरे में फंस गए और फिर वो शहीद हो जाते हैं। कानपुर में जो डीएवी कॉलेज है उसके कैंपस में शालिग्राम शुक्ल की एक मूर्ति स्थापित की गई है। कभी कभार लोग खासतौर पर उनके शहादत दिवस के दिन उन्हें याद कर लिया जाता है, बाकी तो पूरे देश में शायद ही कभी याद किया जाता हो।
लेकिन ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि शालिग्राम शुक्ल और इस तरह के जो भी अन्य क्रांतिकारी उन्हें हम कम से कम याद कर सकें। उन्होंने जिस बहादुरी के साथ अपनी शहादत दी, मरते मरते भी अपने साथियों को बचाने की चिंता की और बी अवेयर चिल्लाते हुए उन्हें अलर्ट किया, और पूरी बहादुरी के साथ ये जानते हुए भी कि इन तमाम पुलिसकर्मियों से वो अकेले नहीं निपट सकते हैं, उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की तरह मोर्चा लिया, गोलियां चलाई, घायल किया, एक कांस्टेबल मर भी गया और इस बहादुरी के साथ वो शहीद हो जाते हैं। शालिग्राम शुक्ल के बारे में और जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक कानपुर जिले के सीढ़ी इटारा गांव में रहते थे पंडित जगन्नाथ शुक्ल। उनके तीसरे पुत्र थे शालिग्राम शुक्ल। प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में ही हुई। शालिग्राम के एक मित्र थे श्री चंद्र कौशल, वो झांसी में रह करके पढ़ाई कर रहे थे, तो शुरुआती पढ़ाई के बाद ये चले गए झांसी। शालिग्राम शुक्ल भी हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने वहीं से पास की, झांसी से ही, और वहीं रहते हुए क्रांतिकारियों के संपर्क में भी आए। झांसी में जब पुलिस अधिक सक्रिय हुई तो ये लौट आए कानपुर में। झांसी से कानपुर आए तो शालिग्राम शुक्ल ने भी यहाँ DAV कॉलेज में दाखिला ले लिया था। लेकिन अभी जो कैलाशपति की गद्दारी शुरू हुई तो ये रहने लगे थे अपने घर के बजाय नवाबगंज में, कानपुर के ही नवाबगंज में गंगा नदी के किनारे एक मकान में सुरेंद्रनाथ पांडे के साथ। शालिग्राम शुक्ल के प्रति अगर श्रद्धा उत्पन्न हुई है आपके मन में तो कमेंट में नमन जरूर लिखिएगा। शालिग्राम शुक्ल को नमन भी लिख सकते हैं, इनकलाब जिंदाबाद लिख सकते हैं, जय हिंद लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी से आग्रह है कि अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, यह देश का एकमात्र चैनल है जो पूरी तरह से क्रांतिकारियों को समर्पित है, और यहाँ हम क्रांतिकारियों के बारे में, उनके बलिदान के बारे में, उनके दस्तावेज के बारे में, उनसे जुड़ी विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।